स्वागत है आपका केआर अड्डा में। मैं कुमार विपुल आज आपके लिए लेके आया हूँ पश्चिम बंगाल चुनाव और वहाँ की वर्तमान राजनीतिक स्थिति के बारे में। वो ये एग्ज़ाम के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या-क्या चीज़ें हमें जाननी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कुछ ऐसा हुआ है जो कि प्रैक्टिकली होता नहीं है। हुआ ये कि पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने भारी बहुमत से जीत हासिल की, लेकिन उसकी मुखिया यानी कि ममता बनर्जी अपने ही सीट पर नंदीग्राम से बीजेपी के शुवेंदु अधिकारी से ये चुनाव हार गईं। अब देखो आज की अगर न्यूज़ की बात कर ले तो 5 मई को ममता बनर्जी ने तीसरी बार पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया, ठीक है? अब उन्होंने शपथ तो ले लिया, लेकिन क्या भारत में ये पॉसिबल है कि कोई एक हारा हुआ व्यक्ति जो खुद चुनाव हार जाता है, वो किसी राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है? इसके बारे में संविधान क्या कहता है, क्या नियम है और क्या कायदे हैं, इन सब की हम डिटेल में चर्चा करने वाले हैं, ठीक है? तो चलो सबसे पहले तो हम देखते हैं पश्चिम बंगाल के नतीजों के बारे में। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ये नतीजे हैं। कुल 292 सीटें हैं, जहाँ पे बहुमत के लिए 147 सीटें होनी चाहिए। तृणमूल कांग्रेस को 213 सीटें मिली, भाजपा को 77 सीटें मिली। तो लगभग बहुमत से ये 66 अधिक है और जब 66 अधिक है तो इन्होंने तो भाई पूरा चुनाव जीत लिया और इनकी सरकार तो बननी ही बननी है। लेकिन इनकी मुखिया चुनाव हार गई। अब क्या होगा इसके लिए? तो भाई देखो ये यहाँ पे शुवेंदु अधिकारी जो भाजपा के हैं उनसे ये 1736 वोटों से हार रही है। थोड़ा हम वोटों का भी देख लेते हैं यहाँ पे। देखो ये नंदीग्राम के जो ऑफिशियल डेटा है वो नंदीग्राम का जो विधानसभा सीट है उसकी ऑफिशियल डेटा है। शुभेंदु अधिकारी को कुल 1,09,673 वोट और ममता बनर्जी को 1,07,937 वोट मिले हैं। 1746 का ये मार्जिन है, यहाँ पे ये चुनाव हार जाती हैं। अब हारने के बाद ये चीफ मिनिस्टर के रूप में तो शपथ ग्रहण कर लेती हैं, लेकिन ये कैसे पॉसिबल है? अब उसको हम देखते हैं। देखो सबसे पहले तो हमें देखना होगा कि राज्यों में जो विधानसभा के चुनाव होते हैं वो कैसे होते हैं और क्या उनके लिए प्रोविजंस होता है। देखो राज्य हो, केंद्र हो, राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, लोकसभा हो, राज्यसभा हो या विधान परिषद हो, विधानसभा हो राज्यों की, इन 5 चीज़ों के लिए भारत में निर्वाचन करने का जिम्मा दिया गया है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, यानी कि भारतीय निर्वाचन आयोग को। इसका गठन किया गया संविधान के भाग 15 के अनुच्छेद 324 के अंतर्गत। और इसको चलाने के लिए कमिश्नर्स को नियुक्त किया जाता है, आयुक्त को नियुक्त किया जाता है। ये आयुक्त कितने होंगे, इनका नंबर पार्लियामेंट टाइम टू टाइम डिसाइड करती है। वर्तमान में इनका नंबर 3 है। इन 3 में से एक चीफ इलेक्शन कमिश्नर होगा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त होगा। इन तीनों में इनके पावर्स में कोई डिफरेंस नहीं होता है। बस एक तरीके से कह लो कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो है वो इनका प्रवक्ता बन जाता है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या होता है कि जब ये चीज़ होती है तो अभी अभी की अगर हम कंडीशन अभी के हम इलेक्शन कमीशन की बात करें तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंडिया के सुनील अरोड़ा हुआ करते थे। 13 अप्रैल को ये रिटायर हो गए और उसके बाद 2 लोग बचते हैं इलेक्शन कमिश्नर इंडिया के। कौन-कौन? पहले हैं सुशील चंद्रा जी और दूसरे हैं राजीव कुमार जी, ठीक है? तो राजीव कुमार और सुशील चंद्रा वर्तमान में इलेक्शन कमिश्नर सिर्फ 2 ही लोग हैं। इनमें से सुशील चंद्रा को चीफ इलेक्शन कमिश्नर नियुक्त किया गया है, ठीक है? चलो, अब देखो क्या होता है कि राज्यों में वहाँ पर जो विधानसभा होती है, उस विधानसभा के 5 साल के कार्यकाल को पूरा करने से पहले ही इलेक्शन कमीशन को ये बोला गया है कि आप नए विधानसभा के लिए चुनाव करवा लेंगे और नई विधानसभा के सदस्यों को चुन लेंगे, ताकि जैसे ही 5 साल पूरा हो, तुरंत वहाँ पे नई सरकार का गठन किया जा सके। अब क्या होता है कि जब भी इलेक्शन वहाँ पे होती है लेजिस्लेटिव असेंबली की, विधानसभा की किसी भी राज्य में, तो जो पार्टी सबसे बड़ी पार्टी होती है, यानी कि जो सबसे अधिक सीटें जिस पार्टी को मिलते हैं, उस पार्टी को वहाँ के राज्यपाल निमंत्रण देंगे कि आप आइए और आके यहाँ पे सरकार गठन करिए। अब वो जो पार्टी है वो अपने बीच से एक प्रतिनिधि को चुनेगी जो कि मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेगा। ठीक है? अब देखो क्या होता है कि एक्चुअल में जो हमारा संविधान का भाग 6 है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट 6 जो है, वो स्टेट्स को डील करता है, राज्यों को डील करता है। और इसमें जो आर्टिकल 154 है, वो कहता है कि राज्यों में गवर्नर वहाँ के एग्जीक्यूटिव हेड होते हैं। यानी कि स्टेट का जितना भी फंक्शन होगा, वो सब गवर्नर ही उसके हेड होंगे। लेकिन गवर्नर चूँकि हमारे यहाँ पे डायरेक्ट नहीं चुने जाते हैं और भारत में लोकतंत्र है, तो एक इसमें व्यवस्था की गई। ठीक है? क्या किया गया? एक आर्टिकल जोड़ा गया 163 और बोला गया कि गवर्नर इज द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ स्टेट, ठीक है? लेकिन गवर्नर को अपने इस फंक्शन को करने के लिए, अपने इस कार्यों के निर्वहन के लिए, कार्यपालिका वाले कार्यों को करने के लिए उनको एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि मंत्री परिषद को नियुक्त करना होगा, जिसका मुखिया, जिसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। अब क्या होता है?
अब देखो यहाँ पर जैसे ही कोई पार्टी जीती तो उसने अपने एक प्रतिनिधि को बोला कि भैया आप जाओ मेरे ओर से, आप इस पार्टी के मुखिया हो, आप जाके राज्यपाल के समक्ष शपथ ग्रहण करो, मुख्यमंत्री बन जाओ। अब मुख्यमंत्री तो राज्यपाल ने नियुक्त कर दिया। अब जो बाकी के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर यानी कि जो अदर मिनिस्टर्स होंगे, उनके लिए क्या प्रोविजन कहता है, तो वो कहता है कि जो चीफ मिनिस्टर है वो गवर्नर को रिकमेंड करेंगे कि आप इन व्यक्ति को ये मंत्रालय जो है वो दे दीजिए। तो फिर गवर्नर उनको अपॉइंट करते हैं। लेकिन चीफ मिनिस्टर गवर्नर डायरेक्ट करता है, जबकि मिनिस्टर्स को वो रिकमेंडेशन ऑफ चीफ मिनिस्टर पे करता है। ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या बोला गया, तो यहाँ बोला जाता है कि भाई जो चीफ मिनिस्टर होता है वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जो स्टेट में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मंत्रिपरिषद है उसका हेड है। और अगर वो रिजाइन कर दे तो पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर क्या हो जाती है, खत्म हो जाती है, क्योंकि वो हेड है। लेकिन अगर कोई मिनिस्टर रिजाइन करता है तो फिर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के ऊपर इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, वो सिर्फ मिनिस्टर वहां से बाहर चला जाएगा। ठीक है। दूसरी चीज, चीफ मिनिस्टर चाहे तो किसी भी नए मिनिस्टर को गवर्नर से कह के अपॉइंट कर सकती हैं, किसी एग्जिस्टिंग गवर्नर का पोर्टफोलियो चेंज करवा सकते हैं, या फिर किसी भी मिनिस्टर को उसके पद से हटा भी सकते हैं। ये राइट दिया गया है चीफ मिनिस्टर को, गवर्नर से कह के ये करवा सकते हैं, लेकिन इसका इफेक्ट पूरे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर चीफ मिनिस्टर कुछ करता है तो उसका पूरा इफेक्ट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पे पड़ना है। ठीक है। आर्टिकल 164 जो है वो कहता है कि भाई अपॉइंटमेंट कैसे होगा चीफ मिनिस्टर का। तो मैंने बताया अभी आपको कि गवर्नर लार्जेस्ट पार्टी को इनवाइट करेंगे, वो चीफ मिनिस्टर को अपॉइंट करवाएंगे और फिर उनके रिकमेंडेशन में मिनिस्टर को अपॉइंट किया जाएगा। अब देखो हुआ क्या कि ममता बनर्जी तो चुनाव हार गई, तो फिर कैसे कोई हारा हुआ व्यक्ति किसी राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है? तो क्या कहा जाता है कि भाई यहाँ पर हमारे संविधान में छूट दी गई है। छूट क्या दी गई है? कोई भी व्यक्ति अगर अपने किसी भी इलेक्शन, चाहे वो लोकसभा का हो, ठीक है, या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा का हो, इन इलेक्शंस में हार जाता है, तो सेंटर में वो पीएम या मिनिस्टर बन सकता है चुनाव हारने के बाद भी। ठीक है। और राज्य में वो चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में वो शामिल हो सकता है चुनाव को हारने के बाद भी। लेकिन एक शर्त रखी गई, क्या? कि इस तरीके से आप मैक्सिमम 6 मंथ्स के लिए ही रह पाओगे, 6 महीने से अधिक नहीं। इस 6 मंथ के ड्यूरेशन में ही आपको पूरी कोशिश करनी है कि आप पार्लियामेंट या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली के मेंबर बन जाओ परमानेंट, तभी आप आगे कंटिन्यू कर पाओगे। तो अभी हम बात करें तो आज 5 मई को ममता बनर्जी ने क्या किया, अपना शपथ ग्रहण कर लिया। ठीक है, तीसरी बार वो पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री बन गई। अब यहाँ से 6 महीने की बात करोगे तो 5 नवंबर तक तो वो अपने पद पर रह सकती हैं। लेकिन अगर उस बीच में वो वहां के विधानसभा की सदस्य नहीं बन पाती, तो फिर इस 6 महीने के कार्यकाल के बाद वो कंटिन्यू नहीं कर पाएंगी। अब देखो पश्चिम बंगाल में लेजिस्लेटिव काउंसिल भी नहीं है, विधान परिषद भी नहीं है, अगर होता तो हो सकता है वो उसमें सदस्य बन जाती। तो अब इनके पास सिर्फ एक ही उपाय है, और वो क्या है कि किसी एक दूसरे सीट पर जहाँ पे रिक्ति होगी, जो वैकेंट होगा, वहां से फिर वो चुनाव लड़ें और फिर वो जीते। नहीं तो फिर 5 नवंबर के बाद वो मुख्यमंत्री नहीं रह सकती। तो आपको याद रखना है कि भारत के अंदर में कोई भी ऐसा व्यक्ति जो कोई चुनाव हारा हो या उसने चुनाव ना लड़ा हो, फिर भी वो मुख्यमंत्री, राज्यों के अंदर मंत्री और केंद्र में प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री बनने का योग्यता रखता है, बशर्ते कि वो 6 महीने के अंदर फिर से अगर उस सदन का सदस्य बन जाता है तो वो आगे कंटिन्यू करेगा, नहीं तो फिर उसका कार्यकाल वहीं पे समाप्त हो जाएगा। तो इतनी सारी चीजें रही, क्या क्या हमें देखना होगा। पार्ट 6 डील करता है हमारे स्टेट को, पार्ट 15 डील करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को, क्या प्रोसीड्यूर है। वीडियो को अच्छे से देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आएगा। आई होप कि सबको सब कुछ क्लियर हो गया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और भी जो नई चीजें होंगी उनके बारे में हम अपडेट करते रहेंगे। चलो अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, टाटा बाय बाय, टेक केयर।